नमस्कार। मार्केट में शुरुआत करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती लग सकता है। हर कोई सुरक्षित ट्रेडिंग करना चाहता है ना? लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बाजार के जोखिम कम हो जाएं और एक पक्का वीकली ग्रोथ टारगेट भी हासिल हो सके। आज के इस विश्लेषण में हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ के जरिए बाजार में बेहद सुरक्षित तरीके से ट्रेड करने के तरीके को डिकोड करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी रणनीति जो न सिर्फ पूंजी को सुरक्षित रखती है बल्कि ग्रोथ को भी एक बहुत ही सटीक गणितीय नजरिए से देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ईटीएफ सबसे सुरक्षित विकल्प क्यों है। फिर बात करेंगे कंपाउंडिंग के उस जादू की जो पूरी तरह से गणित पर आधारित है। उसके बाद शुरुआती ट्रेडर्स के लिए एक सटीक ट्रेडिंग रणनीति समझेंगे। फिर स्मार्ट ऑर्डर्स लगाकर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। और आखिर में टॉप ईटीएफ कैटेगरीज की एक लिस्ट भी देखेंगे ताकि बुनियादी कॉन्सेप्ट से लेकर स्पेसिफिक टिकर सिंबल्स तक हर सवाल का जवाब मिल जाए। सेक्शन 1 ईटीएफ सुरक्षित विकल्प। आखिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स सबसे बेहतरीन बीच का रास्ता क्यों है? खैर, चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जब भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा जाता है तो सुरक्षा हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सच कहें तो यहीं पर ईटीएफ्स एक एकदम परफेक्ट टूल बनकर सामने आते हैं। अब सवाल उठता है कि ईटीएफ आखिर इतने खास क्यों हैं? इसे ऐसे समझते हैं। अगर स्टॉक्स की बात करें तो उनमें लिक्विडिटी तो तुरंत होती है, मतलब जब चाहो खरीदो या बेचो। लेकिन किसी एक कंपनी के शेयर के जीरो हो जाने का डर हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स में जीरो होने का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि वो टॉप कंपनियों का एक बास्केट होते हैं। लेकिन वहां लिक्विडिटी की बड़ी समस्या है। जो भी खरीद बिक्री होगी उसका सेटलमेंट दिन के आखिर में ही होता है। अब जरा ईटीएफ को देखिए। ये एक तरह से दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये इंडेक्स फंड्स की पूरी सुरक्षा को इंडिविजुअल स्टॉक्स की तुरंत लिक्विडिटी के साथ मिला देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ईटीएफ में एवरेज डाउन करना यानी गिरते बाजार में निवेश करना पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि बाजार तो अंततः बाउंस बैक करता ही है और इन्हें किसी भी वक्त तुरंत खरीदा या बेचा जा सकता है ना कमाल की बात। सेक्शन 2 कंपाउंडिंग का जादू। छोटे निवेश को एक बहुत बड़ी संपत्ति में कैसे बदला जाए। अब जब ईटीएफ की सुरक्षा समझ में आ गई है तो चलिए एक अनुशासित ट्रेडिंग अप्रोच की गणितीय ताकत को देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2 करोड़ रुपए। बिल्कुल, ये ध्यान खींचने वाला नंबर है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतनी विशाल संपत्ति बनाने के लिए किसी बहुत बड़े शुरुआती फंड की कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि केवल 10,000 रुपए की शुरुआती पूंजी है। अगर एक बेहद सख्त रणनीति अपनाकर हर हफ्ते सिर्फ 3% की दर से इसे कंपाउंड किया जाए तो यकीन मानिए यही 10,000 रुपए 5 साल के भीतर इस विशाल 2 करोड़ के आंकड़े में बदल सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो एक बड़ा सच सामने लाता है। जरा उस 50 लाख रुपए के भारी अंतर को देखिए। अगर उसे 3% के लक्ष्य को साप्ताहिक यानी वीकली की जगह मासिक यानी मंथली कर दिया जाए तो 5 साल बाद रिटर्न सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास रह जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी असल में कितनी ज्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि हर हफ्ते 3% का लक्ष्य रखना मासिक लक्ष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। असल में ये छोटी छोटी जीत की ताकत है जो समय के साथ एक बहुत बड़ा मैसिव इम्पैक्ट डालती है। सेक्शन 3 शुरुआती ट्रेडिंग रणनीति। पहले महीने के लिए सटीक एग्जीक्यूशन मैनुअल। अब जब ये सारा गणित बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है तो चलिए उस प्रैक्टिकल प्लेबुक की ओर बढ़ते हैं जिसे हर नए ट्रेडर को अपनाना चाहिए। ध्यान रहे, शुरुआती इन्वेस्टमेंट फेज के दौरान एक बहुत ही सख्त अनुशासन की जरूरत होती है। इस रणनीति के पहले 20 दिनों का एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट है। पहला कदम उन टॉप 5 ईटीएफ्स को चुनना है जिनमें रोज 20,000 से ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो ताकि लिक्विडिटी में कोई परेशानी ना आए। दूसरा कदम अपनी पूरी पूंजी को एक साथ बाजार में बिल्कुल नहीं झोंकना है। कुल पूंजी का सिर्फ 5% हिस्सा ही हर दिन इन्वेस्ट करना है। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, पैसा केवल उन्हीं ईटीएफ में डालना है जिनमें उस दिन 1% या उससे ज्यादा की गिरावट आई हो। इस पूरे 20 दिन के फेज में फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि पूंजी को स्ट्रेटेजिक तरीके से गिरावट में लगाया जाए और बीच में जल्दी मुनाफा बुक करने के किसी भी लालच से पूरी तरह बचा जाए। सेक्शन 4 स्मार्ट ऑर्डर्स लगाना, ट्रेड्स को ऑटोमेट करना और लागत का प्रबंधन। खरीदने के इस पूरे फेज को समझ लेने के बाद अब बात करते हैं उस मशीनरी के बारे में जो उस 3% वीकली प्रॉफिट को लॉक करने में मदद करती है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक लिमिट ऑर्डर ट्रेडिंग से भावनाओं को, इमोशंस को पूरी तरह हटा देता है। सच कहें तो इसका इस्तेमाल करना ही इस पूरी रणनीति की रीढ़ है। होता क्या है कि जब बेचने की बारी आती है तो स्क्रीन के सामने बैठकर कीमतों के बढ़ने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। इसके बजाय एक रात पहले ही 3% मुनाफे का लिमिट ऑर्डर सिस्टम में सेट कर दिया जाता है। सुबह जब बाजार खुलता है ना, तो काफी हलचल और अस्थिरता होती है, कीमतें अक्सर उछलती हैं। बस वो पहले से सेट किया गया लिमिट ऑर्डर उसी उछाल का फायदा उठाता है और जैसे ही कीमत 3% का लक्ष्य छूती है, ट्रेड अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। इन दोनों नियमों को एकदम अलग-अलग रखना बहुत जरूरी है। बेचने का काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है सुबह के लिमिट ऑर्डर्स के जरिए, लेकिन इसके बिल्कुल उलट खरीदारी के लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है। खरीदारी हमेशा दोपहर 2 बजे के बाद ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तक बाजार की सुबह वाली उथल-पुथल शांत हो चुकी होती है और उस दिन की असली 1% से ज्यादा वाली गिरावट का बिल्कुल सटीक पता लगाया जा सकता है। इस पूरे रणनीति को एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी से समझा जा सकता है। ट्रेडिंग को कभी भी जुए की तरह नहीं, बल्कि एक दुकानदार की तरह लेना चाहिए। सोचिए, जब कोई दुकानदार कोई सामान बेचकर मुनाफा कमाता है, तो क्या वो उस मुनाफे को तिजोरी में बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। वो उस पैसे को वापस अपने बिजनेस में लगाता है, ताकि और ज्यादा इन्वेंट्री यानी सामान खरीद सके और बड़ा मुनाफा कमा सके। ETF ट्रेडिंग में भी हूबहू यही करना है। मुनाफे को वापस उस कंपाउंडिंग इंजन में डालना है, ताकि पूंजी बिना रुके लगातार बढ़ती रहे। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया में एक साइलेंट किलर भी छुपा है, ब्रोकरेज। यह एक बेहद अहम बात है। जब ट्रेड इतनी ज्यादा बार किए जा रहे हों और मार्जिन सिर्फ 3% का हो, तो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का 20 रुपए प्रति ट्रेड वाला शुल्क मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा सकता है। इसलिए 0 बाय फिनवासिया जैसे किसी जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना ही समझदारी है, जहां नो कोई ब्रोकरेज फीस हो और ना ही कोई सालाना मेंटेनेंस चार्ज, ताकि मेहनत से कमाया गया पूरा का पूरा मुनाफा सुरक्षित रहे। सेक्शन 5, टॉप ETF श्रेणियां, हाई वॉल्यूम लक्ष्यों की एक क्यूरेटेड लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणनीति तो पूरी तरह से तैयार हो गई, लेकिन अब असली सवाल ये आता है कि आखिर किन एसेट में निवेश किया जाए। आइए देखते हैं। यहाँ इस रणनीति के लिए एकदम फिट बैठने वाले कुछ घरेलू पावर हाउसेस हैं, जिन्हें खास तौर पर उनके हाई डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम और बुनियादी सुरक्षा को देखकर चुना गया है। जैसे कि निप्पॉन इंडिया द्वारा मैनेज किया जाने वाला निफ्टी 20। ये भारत की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करने का शायद सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके अलावा सेक्टोरल कैटेगरी में PSU बैंक्स 20 और IT 20 बेहतरीन ऑप्शंस है। ये पब्लिक सेक्टर के बैंकों और IT सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और इनमें लिक्विडिटी भी भरपूर होती है। और अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना हो, तो कमोडिटी और ग्लोबल ETFs सच में शानदार विकल्प देते हैं। फिजिकल सोना या चांदी खरीदकर लॉकर में रखने के बजाय गोल्ड बीज और सिल्वर बीज उन्हीं की कीमतों को डिजिटल रूप से ट्रैक करते हैं। और इससे भी मजेदार बात यह है कि मैफैंग और मोन 100 जैसे ग्लोबल ETFs का इस्तेमाल करके कोई भी अपने घरेलू डीमैट खाते से ही सीधे अमेरिकी बाजार की टॉप टेक कंपनियों की चाल का फायदा उठा सकता है ना शानदार? हालांकि एक कैटेगरी ऐसी भी है जिससे दूर रहना ही बेहतर है। बॉन्ड ETF सुरक्षित तो बहुत होते हैं, लेकिन इस रणनीति का एक अटल नियम है, हाई वॉल्यूम और इंस्टेंट लिक्विडिटी। बॉन्ड ETF में ट्रेडिंग वॉल्यूम अक्सर बहुत कम होता है, जिसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत खरीदना या बेचना शायद मुमकिन न हो। इसीलिए इन्हें इस खास रणनीति से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। तो अंत में यह एक ऐसा सवाल है जिस पे जरूर विचार करना चाहिए। क्या हमारा पोर्टफोलियो ट्रेडिंग को एक जुए की तरह नहीं, बल्कि एक चलते हुए बिजनेस की तरह लेने के लिए तैयार है? बाजार में अक्सर भावनाएं गणित पर हावी हो जाती हैं, लेकिन ETFs के माध्यम से 3% की ये अनुशासित रणनीति उस पूरे समीकरण को ही बदल के रख देती है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि अगर सही उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो बाजार में बिना भारी जोखिम उठाए एक बिजनेस की तरह लगातार विकास किया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ।